नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम में। दर्शकों, हम महिलाओं को महालक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। ऐसे में परिवार की संपन्नता और समृद्धि की जिम्मेदारी हम पर ही होती है। फिर परिवार का वित्त विभाग भी हमें ही सौंपा गया है। तो किस तरह परिवारजनों की तमाम ज़रूरतों को पूरा करते हुए हम अपने आय व्यय का उचित प्रबंधन कर बचत कर सकते हैं, इसी रोचक विषय पे आज हम हमारे कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। और इस विषय पे हमसे बातचीत करने के लिए आमंत्रित मेहमानों से आइए हम आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले है मेरे साथ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आसना में व्याख्याता के पद पर पदस्थ अनुपा दास जी। दर्शकों, अनुपा जी वही शख्सियत हैं जिन्होंने सन 2020 में कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन में बस्तर और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहतरीन खेल खेला और आपने पूरे 1 करोड़ की धनराशि जीती। तो इसके लिए सबसे पहले अनुपा जी, आपको दूरदर्शन के पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और दूसरे मेहमान के रूप में हमारे साथ हैं जगदलपुर के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट दिव्या कौशिक जी। तो आइए मिलकर दोनों अतिथियों का स्वागत करते हैं। तो दिव्या जी और अनुपमा जी, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो चलिए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। और दिव्या जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम बोलते हैं कि घरेलू बजट, तो घरेलू बजट से हम क्या समझते हैं? घरेलू बजट ऐसा बजट है या फॉर्मेट है, एक स्ट्रक्चर है जो हमारी इनकम या कमाई या आवक है जो हमारे पास, उसका पूंजी इकट्ठा करके जो हम खर्चे करते हैं ताकि वो बेफजूली में ना चले जाएं खर्चे जी। तो उसके लिए एक पहले से एक स्ट्रक्चर बना लिया जाता है। ऐसे बनाने से हमारे पास कुछ बचत भी हो जाती है जी। तो उसको हम कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसे करने से और लग्जरी आइटम्स के टूवर्ड्स हम ना जाएं जी, सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ ही हमारे फुलफिल हो जाए उससे, ऐसा हम बजट तैयार कर लेते हैं। उसे हम घरेलू बजट कहते हैं। जी हाँ जी। अनुपा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि घरेलू बजट मतलब कि हमारी आवश्यक सामग्री पे हमें अपने पूंजी को लगानी चाहिए। तो परिवार को बजट बनाना क्यों ज़रूरी है? आई थिंक मेरे हिसाब से बजट जो है हम आय और हमारी बचत के बीच का ये है जिसमें मैं अपने आवश्यक खर्चों को लूंगी। आवश्यक खर्चों के बाद भी कुछ ऐसे फिजूल खर्चे भी होते हैं जो हमको करने होते हैं। उसके बाद हम कितने बचत कर पा रहे हैं, इसके लिए एक सिस्टमैटिकली एक प्लान बनाएं और प्लान बना के जिसको हम एक जगह रखें, उसको मैं बजट कहना चाहूँगी। और रही बात आय आने के बाद, हमारे पास आवश्यक खर्चों के लिए तो पूरा एक बोलना चाहिए हमारा फोकस रहता है कि इतने आवश्यक खर्चे हैं, पर अचानक कई खर्चे हो जाते हैं जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गई या अचानक कुछ किसी बच्चे का बर्थडे हो गया या किसी के यहाँ मुझे पार्टी में जाना पड़ा। ये ऐसे खर्चे हैं जो अचानक होते हैं। तो इसके लिए भी मेरे पास बजट में वो प्रावधान होना चाहिए कि मैं उसके लिए कुछ अपनी आय से कुछ पैसे रकम उसके लिए रखूं। तो एक गृहिणी के लिए एक बजट का ये फॉर्मेट बनाना बहुत आवश्यक है ताकि वो अपनी दैनिक परिस्थितियों में वो निपट सके, अपनी इन परिस्थितियों का वो सामना अच्छे से कर पाए। यदि उनके पास कोई बजट होगा ही नहीं खर्चे करने के लिए, कोई उनके पास कोई प्लान ही नहीं होगा, तो ऐसा होगा कि सिर्फ आवश्यक खर्चे और कुछ दूसरे और खर्चों के बाद ही उनकी आय पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए परिवार को बजट बनाना बहुत आवश्यक होता है ताकि इमरजेंसी जो चीजें होती हैं उससे हम निपट सके। जी, घरेलू बजट क्या होता है, इसकी प्लानिंग कैसी है, ये तो हम समझ गए। बजट बनाने से क्या क्या लाभ होते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? बजट का उद्देश्य आप कह सकते हैं कि जो हमारे जो खर्चे हैं वो हम अपनी पूंजी और हमारा जो इनकम है उसको देख के एक डिसिप्लिन्ड तरीके से उसको खर्चा करें आगे। तो उसके लिए उद्देश्य हमारा वही है उसका। और लाभ भी यही बोलेंगे कि हम बेफिजूली के टुवर्ड्स ना चले जाए, इस वजह से ये बजट बनाया जाता है। जैसे मेरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे बचपन से हम सीखता है अपनी मम्मी को देख के, हमको एक छोटा एक अमाउंट मिलता था, पॉकेट मनी बोलते थे हम उसको हम उसमें कुछ खर्चा करते थे कुछ अमाउंट और कुछ अमाउंट हम सेव कर लेते। वैसे ही गृहिणी मतलब यही जीवन में हाउस मेकर के लिए भी यही चीज़ है कि कुछ अमाउंट हम रखते हैं अपने पास, खर्चा करते हैं और कुछ अलग बचत के लिए रख लेते हैं। तो बजट रहता है तो ये चीज़ मैनेज हो पाती है आराम से। आप अपने आय व्यय का प्रबंधन आप किस तरह से करती हैं? मेरे हिसाब से आय व्यय का प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण है आवश्यक खर्चों के बाद का जो पैसा होता है, जो आय बचत होती है, उसको हम किस प्रकार से सिस्टमेटिकली सेविंग पे डालें। जैसे मैं यदि ईयरली घूमने की शौकीन हूँ
तो मैं यदि पर्यटन में इंटरेस्ट रखती हूँ तो मुझे हर महीने पर्यटन के लिए कुछ पैसे जोड़ने चाहिए। यदि मेरे घर में किसी की तबीयत खराब है तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी कुछ मुझे पैसे रखने चाहिए। और यदि मैं पार्टीज करने की शौकीन हूँ या बाहरी होटलिंग की शौकीन, तो उसके लिए मुझे मेरे पास एक मैनेजमेंट होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये कहूँगी कि आय के पर्टिकुलर प्रत्येक परसेंट का मेरे पास लेखा जोखा होना चाहिए कि मैं कितना परसेंट बचत कर रही हूँ और कितना परसेंट मैं अपने इस प्रकार के खर्चों के लिए रख रही हूँ, ताकि हर सेविंग का कल के दिन में जब मुझे यदि मेडिकल इमरजेंसी होती है या कहीं मुझे घूमना भी जाना तो मेरे लिए वो बर्डन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं दूसरों पर निर्भर हो जाऊं या आश्रित हो जाऊं कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। और आज के समय में आफ्टर कोरोना ऐसा समय आया तो अब हमारे लिए कुछ चीज़ें आवश्यक है और उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो एक गृहिणी होने के नाते इन दो चीज़ों पर हमको कितना खर्च करना चाहिए ये हमारे बजट का एक मेन पार्ट होना चाहिए। जब हम बजट बनाने बैठते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब हमारी गृहिणियाँ अपना जब वो बजट बनाना तैयार करेंगी उनकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? जी, प्लानिंग ऐसा है कि हम उसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं बजट को। कुछ खर्चे होते हैं जो डेली काम आते हैं, डेली नीड्स के लिए होते हैं, कुछ होते हैं साप्ताहिक होते हैं, कुछ मंथली लगते हैं। जैसे रोज़ के खर्चे जो होते हैं, जैसे भाजी सब्जी भाजी खरीदना, दूध का चीज़, वैसे ही मंथली कुछ हो जाते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, रेंट देना, अपना घर का रेंट देना या बच्चों की ट्यूशन फीस देना। ऐसा डिवाइड करके हम प्रॉपरली डिवाइड करके बजट को तैयार किया जा सकता है। वैसे ही उस हिसाब से ही खर्चे देख के और उस हिसाब से ही बचत की जा सकती है। जी हाँ, मतलब वही है कि हमें पहले ही पैसों को थोड़ी मात्रा में हर एक कैटेगरी के अलग करना चाहिए। जी अनुभा जी, अब मैं आपसे आपके केबीसी के सफर के बारे में जानना चाहूंगी। कैसा था ये सफर, तैयारियां किस प्रकार से की आपने? सही कहे तो केबीसी हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एक रात या कुछ दिनों में पॉसिबल नहीं है। ये अनवरत प्रक्रिया है। पढ़ने की आपको हैबिट हमेशा रखनी पड़ेगी। और केबीसी हो या जैसे मैंने कहा कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी एक दिन आप प्लान करें कि कल मेरा एग्ज़ाम है या 10 दिन के बाद एग्ज़ाम है तो मैं पढ़ लूँगी, ये स्ट्रेटजी बहुत गलत होती है। आप यदि फाइनली सही आपके हिसाब अनुरूप यदि रिजल्ट लाना चाहते हैं, परिणाम आप चाहते हैं कि आपके अनुरूप मिले, तो वो अनवरत प्रक्रिया है। आपको हमेशा पेपर आप हमेशा पढ़िए, न्यूज़ हमेशा सुनिए। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जगत से और हमारी दुनिया से जोड़े रखती है। जब आप दुनिया से जुड़े हुए रहते हैं तो आपको कोई भी चीज़ आश्चर्यचकित नहीं लगती है, आपके लिए डेली लाइफ का हिस्सा हो जाता है। पढ़ाई के साथ साथ ये भी चीज़ें आपकी जनरल नॉलेज जिसको हम कहते हैं वो इम्प्रूव होती रहती है। और यही इम्प्रूवमेंट ऐसे एग्जाम्स में आपको बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि जैसे केबीसी का जो शेड्यूल होता है उनके यहाँ एग्जाम्स जब वो लेना चालू करते हैं तो कंटिन्यू होता रहता है। तो आपके पास कोई सिलेबस नहीं है, आपके पास इतना बड़ा है कि दुनिया की जानकारी आप जितनी जानकारी हम रखते हैं उससे शायद 1000 गुना वो ज़्यादा है। तो थोड़ा थोड़ा ही सही हम यदि जानकारी रखें तो वो हमें बहुत हेल्प करती है। यही आपकी स्ट्रेटजी, हर व्यक्ति की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए। मतलब तैयारियां भी आपकी यही थी कि आप निरंतर पढ़ रही थी। उसी का परिणाम एक समय के बाद ये आया। जी। यदि मैं पढ़ना छोड़ चुकी होती और जिस बीच में ये मेरा केबीसी का कॉल आया, उस बीच में मैं ऑलरेडी मेडिकल इमरजेंसी में थी, मेरी मम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो मुझे टाइम मिल ही नहीं रहा था। यदि मैं वो शुरू से पढ़ने की आदत नहीं होती तो शायद मैं आज 1 करोड़ की विनर नहीं बन पाती। वो पढ़ने की आदत या जिज्ञासा उसने ही शायद मुझे उस सीट तक, उस मुकाम तक पहुंचाया और आज मैं विनर बन पाई। जी हाँ जी। दिव्या जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम खर्चों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कई दफ़ा बहुत सारी लत हमें लग जाती है, उनमें से सबसे पहला है ऑनलाइन शॉपिंग। जी। कोई भी चीज़ हमने देखा, हमें पसंद आ गया, हमें बस लेना ही है। तो ये सारी जो आदतें हैं वो फिजूल खर्चों को बढ़ाती है। तो किस प्रकार से हम अपनी फिजूल खर्ची को रोक सकते हैं? जी, फिजूल खर्ची सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं, बहुत बेसिक चीज़ें शुरू होती है। जी, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी लीजिए, घर का बिजली हम ऐसे ही लाइट पंखा ऑन करके छोड़ देते हैं जी, तो वहाँ वेस्टेज हो जाता है, तो उससे चीज़ बढ़ जाती है, अननेसेसरी खर्चा बढ़ गया। वैसे ही हम अपना एंटरटेनमेंट पे, जैसे हम मूवीज़ देखने जाते हैं, ऑनलाइन टीवी सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं, उससे अच्छा, ये मेरा खुद का तजुर्बा है कि मैं बोलती हूँ कि अपने फ्रेंड से मिलिए, गेट टुगेदर करिए उनके साथ,
यही हमारा एंटरटेनमेंट का सोर्स बहुत अच्छा बन सकता है, उससे आंखें भी खराब नहीं होती हैं हमारी। जी, 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 वैसे ही अपना जैसे अब मैं भी न्यू मदर बनी हूँ, तो जैसे बच्चों को पढ़ाना, आजकल सभी अच्छा एकदम एजुकेशन के टुवर्ड्स बहुत आगे बढ़ चुके हैं जी। तो खुद ट्यूशंस ना भेज के खुद अपने आप को इन्वॉल्व करना, जैसे मैम ने बताया, खुद हम भी पढ़ेंगे, हमारी भी ग्रोथ होगी, साथ में हम उनको पढ़ा सकते हैं और इस तरीके से भी घरेलू जो बजट है उसमें भी खर्चा एक जाता है, वो पोर्शन वो रुक सकता है उस चीज़ से भी जी। ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग भी जितनी ज़रूरतें हैं, जैसे 10 सूट साड़ी लेना है तो ये नहीं कि 15-20 बढ़ा दी जाए, जितना मिनिमम चाहिए, नीड है बेसिक, उतना ही रखें अपने जी बजट में और उतना ही खरीदें। बहुत अच्छी टिप्स आपने दी कि वाकई हम घर की लाइट पंखे को चालू कर देते हैं, भूल जाते हैं, मोबाइल में हमारा बहुत ज़्यादा समय चला जाता है, जिसकी वजह से भी इंटरनेट पे हम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, मनी और टाइम दोनों। ये आपने तो जानकारी बहुत बेहतरीन दी कि इस तरीके से भी हम अपने फिजूल खर्चों को रोक सकते हैं जी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी अनुभा जी कि बचत को बढ़ाने के लिए, उसके लिए हमारे क्या उपाय होने चाहिए? देखिए, बचत बढ़ाना ये ऐसी चीज़ है, अभी मैडम बहुत अच्छी बात बोल रही थी, लाइट की बात हो रही थी, मैं उसमें पानी को इंक्लूड करूंगी और सबसे इम्पोर्टेंट मैं इंक्लूड करूंगी फूड को, खाद्य पदार्थ। आज की समय में सबसे महत्वपूर्ण, घर में सबसे ज़्यादा वेस्ट होने वाला चीज़ खाद्य पदार्थ। घर में खाना बनता है पर वो वेस्ट चला जाता है, घर में 2 लोगों ने खाना खाया, फिर 3 लोगों का खाना बाहर फेंक दिया जाता है। यदि हम इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करें तो हमारी बजट बहुत अच्छे से हम मैनेज कर पाएंगे। रही बात बच्चों को पढ़ाने की, ये तो बिल्कुल सही बात है कि यदि एजुकेटेड मदर हैं तो वो आराम से अपने घर में अपने बच्चों को खुद पढ़ा सकती हैं। उसके अलावा भी कई ऐसे चीज़ें हैं, जैसे हम नॉर्मली शॉपिंग करने जाते हैं, हमारे पास एक लिस्ट होती है और जहाँ वहाँ सेल लिखा रहता है कि 1 में 1 फ्री है, तो हमारे पास जो ज़रूरत का सामान अवेलेबल है हम फिर भी उसको एक्सेस खरीद के लाते हैं। तो इस पे कंट्रोल करना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सेल के चक्कर में ना पड़े। ऐसा नहीं कि मॉल चले गए तो आज हमने सोचा था कि हम 5,000 की शॉपिंग करेंगे और जब हम वहाँ से निकले तो 15,000 की शॉपिंग कर चुके हैं। तो ये कंट्रोल करना पड़ेगा, इससे हमारे बचत में बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि वो जो 10,000 रुपये है, एक्चुअली वो 10,000 ऐसे देखे तो कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं है, पर ये निरंतरता जब आ जाती है, आप हर माह यदि कर रहे हैं तो 12 महीनों में आप कितना ही पैसा वेस्ट कर लेंगे। तो इस टाइप से चीज़ों को यदि हम बचत करें, छोटी छोटी बातों में ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ों में। और एक गृहिणी होने के नाते एक गृहिणी के पास बिल्कुल एक प्लानिंग होती है कि मुझे कितनी शॉपिंग करनी है। यदि वो बच्चों को देते समय 100 रुपये एक्स्ट्रा देते समय जब वो क्वेश्चन कर सकती हैं, तो खुद को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके पास यदि साड़ी अवेलेबल है तो आप सेल के चक्कर में 2 साड़ियाँ एक्स्ट्रा लेके मत आइए, या आपके पास ऑलरेडी थर्मस रखा हुआ है, सेल में मिल रहा है तो आप एक थर्मस और खरीद के ला ली, तो वो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमारे लाइफ में कोई उपयोग होगा ही नहीं। और बचत करने के कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिसमें हम अपनी फिजूल खर्चियों को रोक के ज़्यादा बचत कर पाते हैं। हम बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे देते हैं कि पिगी बैंक में आप अपने पैसे डालिए, पर जब हमारी बारी आती है, बड़ों की बारी आती है, तो उसमें हम थोड़े बायस्ड हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पर ऐसा नहीं है। हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। अब हमारे पास ब्लूटूथ स्पीकर है, पर मुझे कुछ और अच्छा लगा तो मैं एक होम थिएटर भी लेके आ गई, तो ये मेरी फिजूल खर्चियाँ ही हैं। या मैं ईयरफोन यूज कर रही हूँ, नहीं मुझे इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही, एक और खरीद ली। तो एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि मुझे जिस चीज की जरूरत नहीं है मैं केवल वही खरीदूं। एक प्लानिंग, बिल्कुल सामान जो जो आपकी आवश्यकताएं हैं उसकी एक लिस्टिंग कर लीजिए, और लिस्ट करने के बाद 10-20% आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप यदि लिस्ट बनाए 10,000 रुपए की, 12,000 की शॉपिंग कर सकते हैं, पर आप यदि 20,000 की शॉपिंग करके आते हैं तो ये आपके लिए बहुत खराब होगा। आपका पूरा का पूरा बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। बहुत ही अच्छी बारीक जानकारियां आपसे मिल रही हैं। निश्चित तौर पे आज हमारे दर्शकों को ये बहुत काम आने वाली हैं। इतना आवश्यक है जब एक महिला स्वयं वो घर से बाहर निकल के कार्य करती है, परिवार के लिए वो भी एक अपना योगदान देती है। तो आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? जी बिल्कुल मैम, मैं अपना एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी जी, फिर अब जाके मैं 1.5 साल पहले मैं CA बनी जी। अब मैं अपना काम में अपने ऑफिस में अपने पति देव का और ससुर जी का, दोनों का, हस्बैंड और फादर इन लॉ दोनों के बिजनेस में ज्वाइन करके उनको सहयोग दे तो रही हूँ, साथ में जो अपना इनकम कमा रही हूँ उसको मैं अपना
अलग रख के या उसको हम घर के खर्चों में यूज़ करके बाकी चीज़ें वो अपना जो कमाई करें वो इन्वेस्ट करें और फ्यूचर के लिए आगे काम आए। जैसे तो इसलिए जो छोटे छोटे, जैसे मैं तो अपना एग्जांपल जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट एक घरेलू या होम मेकर, घरेलू वुमन या होम मेकर वो छोटी छोटी चीज़ें कर सकती है। जैसे बहुत लोग होते हैं जो कुकिंग में बहुत मास्टरी करते हैं, तो थोड़ा घर का कुछ भी बना के सूखा नाश्ता या अचार या ये सब चीज़ें जो सेल आउट करते हैं उससे भी अच्छा कमा लेते हैं, उससे भी अच्छा सेव कर लेते हैं। कुछ लोग स्टिचिंग करते हैं, जैसे स्टिचिंग करके ही अच्छा, एम्ब्रॉयडरी वर्क करके ही अच्छा, उसमें भी अच्छा स्कोप है बहुत, टेलरिंग में उससे भी कमाई हो सकती है। तो ऐसे कर करके छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे जॉब वर्क्स करके बहुत कमाई करके और उसको सेव करें। सेव ना करके या तो घर के खर्चों में लगा दे, बाकी हाँ जब बाकी हमारे जो हस्बैंड है उनका जो इनपुट है वो अपने और इन्वेस्टमेंट करके और फ्यूचर नीड्स के लिए हम रख सकते हैं। जी हाँ। इसी संदर्भ में मैं आपका नज़रिया भी जानना चाहूँगी अनुभा जी। किसी बयान में मैंने आपसे सुना था कि आप स्कूल की बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए अपनी अर्जित की हुई 1 करोड़ की राशि आप निवेश करना चाह रहे थे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो धनराशि आपने जीती उसका आपने क्या किया? बिल्कुल, मैंने ये केबीसी के मंच पे भी कहा था, आज आपके सामने भी बता रही हूँ कि मैं प्रत्येक वर्ष किसी ना किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए स्पॉन्सरशिप करती ही हूँ। उसके अलावा स्कूल में भी बकाया मैं गरीबी फंड में बच्चों के लिए पैसा देती हूँ, ताकि उन बच्चों को जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही निम्न है, जिनके पेरेंट्स बहुत गरीबी अवस्था में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो कम से कम पढ़ाई से वंचित ना हो। आज के इस वर्तमान समय में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लाइफ का। यदि एक महिला शिक्षित होती है, अभी मैडम बहुत अच्छी बात बोल रही थी, मैं इस बात को इस नज़रिए से देखती हूँ कि जब एक पहिए की गाड़ी होती है तो उसकी खींचने की पावर बहुत कम होती है। जब 2 पहिए की गाड़ी हो जाती है तो वो बहुत अच्छे से चलने लगती है। तो हमारी गरीबी को मिटाने के लिए यदि हम महिलाएं हैं, यदि हम सपोर्ट कर पा रहे हैं, अपने घर को सपोर्ट कर रहे हैं और यदि थोड़ी सी ही कमाई हो रही है तो उससे यदि हम घर के छोटे मोटे खर्चे निकाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ बचत होती ही है। और रही बात मेरे केबीसी के जीतने के बाद के पैसों की, उसके व्यय की, तो मैंने उसको बहुत सोच समझ के कुछ प्रॉपर्टीज़ में, कुछ अपने एफडीज, म्यूचुअल फंड, इस प्रकार के जो बहुत सही तरीका हो जिसमें बिल्कुल ध्यान से मैंने उन सब में इन्वेस्ट किया है। और ये सब चीज़ें जो मेरे बच्चों की हेल्प करना है वो अनवरत प्रक्रिया है, जो मैं पहले केबीसी के पहले भी कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ और भविष्य में भी करती ही रहूँगी। जी हाँ, महिलाएं थोड़ी भावुक होती हैं, उन्हें अगर कह दिया जाए कि आप यहाँ पैसे लगा दीजिए, आपको 10 दिन में उसका डबल मुनाफा मिल जाएगा, तो लोग, महिलाएं विशेषकर, बहुत जल्दी उस ऐसे बातों में आ जाती है। तो आप उन तमाम महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी कि हमें हमारे निवेश को कैसे सुरक्षित जगह पे करना चाहिए? जैसे कि मैडम ने बताया कि उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी, एफडी वगैरह कराई, तो क्या चयन करना चाहिए हमें? जी, तो ये जो आप बता रहे हैं कि 10 गुना ज़्यादा कमा लीजिए, 15 गुना ज़्यादा कमा लीजिए, इससे तो वो एक ट्रैप में ही फंसते जाते हैं। तो ऐसा ना करके जो सिक्योर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मंथली, जो हम मंथली सेव करते हैं, तो हम पोस्ट ऑफिस आरडी में डाल सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट में छोटा छोटा अमाउंट डाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एमआईएस होते हैं, जैसे उसमें डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, जैसे मैम ने बोला, मैं भी उसमें सहमति देना चाहूँगी, म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। तो ये एक मंथली स्कीम चालू हो जाती है, हर एक महीने सेव कीजिए, इन सब में डालिए। या ऐसा ना करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट अगर खुद ही अपने पास साइड में रखते जा रहे तो ईयरली हम एफडीआर कर सकते हैं उस चीज़ का। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, या गवर्नमेंट की ही सिक्योरिटीज़ मैं बोलूँगी जो सेफ है, उसमें ही निवेश करें तो ज़्यादा ही बेनिफिट उनको भी मिलेगा और उनके पैसे भी खोने का डर नहीं रहेगा। जी हाँ, आप अपने घर का जो बजट है वो सिंपल तरीके से कैसे तैयार करते हैं? बिल्कुल, आवश्यक चीज़ों की खरीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ। जो मेरी डेली नीड्स की है। उसके अलावा कई बार हमको अपने बारे में भी सोचना रहता है कि हम पार्टीज करें या मैं अपने फ्रेंड्स से मिलती हूँ तो उनको कुछ गिफ्ट्स देती हूँ, ये सब चीज़ें कुछ है। पर सबसे महत्वपूर्ण, मैंने पहले भी कहा कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप को खुश रखना। तो ट्रैवल, पर्यटन एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए आप अपना एक फंड बना सकती हैं, और मेडिकल इमरजेंसी। उसके बाद आपके जो एसआईपी में आप पैसे कुछ लगा सकती हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगा सकती हैं, आरडी खोल सकती हैं, एफडी खोल सकती हैं। वो इस प्रकार से, ये एक सिंपल तरीका है। इस सिंपल तरीके से यदि हम चलें तो शायद हमारी लाइफ अभी वर्तमान से और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जी, महिलाएं कई बार सस्ते सामान
के प्रति ज्यादा आकर्षित होती हैं। जी। ऐसा लगता है कि आज तो हम पैसे बचा लेंगे, लेकिन वो सस्ते सामान के चक्कर में हम पैसे ज्यादा बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उस सामान की कोई ज्यादा टिकाऊपन होती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कैसे निर्णय लेना चाहिए? यही है कि हम उसको प्लान कर ले पहले कि ये जैसे मैम ने बताया था बाय वन गेट वन फ्री, उसके टूवर्ड्स ना जाए। वो एक्चुअली लेडीज का प्रॉब्लम है कि हम वो सेल देख के ही उस जगह पहुंच जाते हैं। वो उस चीज को पहले ही रोक ले, अपने आप को थोड़ा बहुत खरीदे, जितना नेसेसिटी है उतना ही खरीदे, एक्स्ट्रा आइटम्स के टूवर्ड्स ना जाएं। जाएंगे तो बेफिजूली खर्चे ही हो जाएंगे और उसके लिए कोई लाभ नहीं है हमारे लिए। तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए और आगे ना बढ़े उस टूवर्ड्स। जी। जैसे पता चला कि 2 शॉल हमको 500 रुपए में मिल रहा है, हम उसकी क्वालिटी कभी चेक करने नहीं जाते हैं। 2 के चक्कर में हम ऑलरेडी 250, आप ये देखिए कि जो आपने 250 रुपये 1 शॉल में दिया है, क्या वो 250 के लायक है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि 50 रुपए का सामान आपको 250 रुपए में उसने पकड़ा दिया है। तो कम से कम क्वालिटी पर देखिए। सस्ती चीजें हर व्यक्ति को अट्रैक्ट करती हैं, ये मुझे भी करती है, आपको भी करती है। चीजों को सोच समझ कर ही खरीदना चाहिए। आपकी समझदारी की आंख हमेशा खुली होनी चाहिए जब भी आप शॉपिंग करें। जी। चलिए, समय तो बहुत कम है और विषय इतना रोचक है, बातचीत करके आपसे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी अब मैं चाहूंगी दिव्या जी, हमारे दर्शकों से, विशेषकर महिलाओं से, आप बजट निर्माण और बचत के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैम, मैं अपना ही एग्जाम्पल देना चाहूँगी इस चीज़ में। तो जैसे मुझे, जब मैं पढ़ाई करती थी, मुझे अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी मिलती थी। तो जैसे 5,000 मिलती थी तो उसमें से मैं 3,000 खर्चा करती थी, क्योंकि मैं कॉलेज डेज में थी तो खर्चा तो था ही निर्णय। फिर भी 2,000 मैं बचा के उसमें से मैं कुछ आरडी में पैसे डालती थी, कुछ मैं गोल्ड ले लेती थी। गोल्ड के बॉन्ड्स आते हैं छोटे छोटे, वो ले लेती थी, या 1 ग्राम सोना के लिए पैसे साइड करके रख लेती थी। अभी बोलेंगे किसी को कि 10 ग्राम सोना खरीदे एक साथ, तो वो 60,000 रुपये पॉसिबल नहीं है। तो मैं तब से सीख गई थी, 10-15 साल पहले की बात बता रही हूँ, कि मैं थोड़ा थोड़ा सेव करूँ, आरडी में डाल दूं, म्यूचुअल फंड में भी मैंने डाला। जैसे अब वो पूंजी मेरी जैसे बढ़ गई है 15 साल में, तो अभी भी मैं सबको यही संदेश दूंगी या बताना चाहूंगी कि छोटा छोटा अमाउंट से 5,000 का मैंने सेव कर करके इतना पूंजी बना लिया है। वैसे ही घर में सब लोग, इनफैक्ट जैसे मम्मी लोगों से ही सीखा है हमने कि थोड़ा साइड रख के यहाँ इन्वेस्ट सही जगह पे कर लें, तो उससे हमारी पूंजी ही बहुत अच्छी पूंजी बन जाती है। जी। मेरे हिसाब से, जैसे मैडम बोली, बहुत सही बात कहा कि थोड़ी थोड़ी पूंजी का हम निवेश करें, बहुत ज़्यादा के चक्कर में ना पड़े। एक्चुअली एक एक बूंद से घड़ा भरता है, ये बिल्कुल सत्य है। और हम यदि सही समय पर जागृत हो जाते हैं, सोचते हैं, निवेश के बारे में सोचते हैं, तो वो आने वाले भविष्य में बहुत फ़ायदेमंद होगा। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे आरडी हुआ या एसआईपी हुआ, ये बहुत फ़ायदेमंद वाली चीज़ है, क्योंकि यदि हम घर में पैसे रखते हैं तो वो हर तरीके से खर्च हो जाता है। तो आप कहीं भी जाएं, किसी अच्छे नेशनलाइज्ड बैंक में अपना अकाउंट खोलें या पोस्ट ऑफिस में, जो भी सुरक्षित निवेश है वहाँ पर करें। और आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतने सारी चीज़ें हैं कि आप आराम से अपने पैसों की निगरानी रख सकते हैं, कैसे ग्रोथ हो रहा है आप ये देख सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने आप को एजुकेट भी करिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जानकारी होना जरूरी है, कि बहुत कॉमर्स का स्टूडेंट या सीए होना जरूरी नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम जानकारी में रखें तो बहुत अच्छा एक सुरक्षित निवेश कर सकते हैं और बहुत अच्छी बचत भी कर सकते हैं। अपने भविष्य को हम सुरक्षित रख सकते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे इस विषय पे जानकारी लेकर। निश्चित तौर पे हमारे दर्शकों को आज बहुत लाभ मिलेगा। तो अपना कीमती समय हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए, हमारे स्टूडियो आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।